हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत। देखिए फ्रेंड्स, आपने थंबनेल में देखा होगा कि टीआरई 3 के जियोग्राफी के सारे प्रश्न एनसीईआरटी और एससीईआरटी से पूछे गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप 6 to 8 का एग्ज़ाम देते हैं, या तो फ्रेंड्स 9 to 10 का देते हैं, 11 12 का देते हैं, या तो फ्रेंड्स टीआरई के टीजीटी को देते हैं, या फ्रेंड्स टीआरई के पीजीटी का पेपर देते हैं। फ्रेंड्स देखिए, सभी के लिए आप अगर अगर एनसीईआरटी पढ़ते हैं, और फ्रेंड्स देखिए एनसीईआरटी से सभी कुछ ऐसे प्रश्न हैं सारे सब्जेक्ट में फ्रेंड्स, जैसे हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटी हो, मतलब जहाँ से प्रश्न बनते हैं। फ्रेंड्स देखिए, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, और फ्रेंड्स कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि एससीईआरटी से मिले हैं, और फ्रेंड्स कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि इन एससीईआरटी और एनसीईआरटी में भी नहीं मिले हैं। लेकिन फ्रेंड्स देखिए, बीपीएससी कहाँ से प्रश्न पूछता है, तो फ्रेंड्स देखिए बीपीएससी सारा प्रश्न अपना एनसीईआरटी से पूछता है, और फ्रेंड्स एससीईआरटी से पूछता है। ठीक है, तो हम लोग आज जियोग्राफी के सारे प्रश्नों को देखेंगे, जो कि फ्रेंड्स सारे प्रश्न आपके, जो कि जियोग्राफी के सारे प्रश्न कहाँ से पूछे गए थे, तो फ्रेंड्स आपके एनसीईआरटी से पूछे गए थे। और फ्रेंड्स हम देखिए प्रूफ के साथ भी दिखाएंगे कि आपके सारे प्रश्न जो है कि एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो बात ये है कि हम लोग क्या पढ़ें सर, एनसीईआरटी पढ़ें कि फ्रेंड्स हम लोग एससीईआरटी पढ़ें, या फ्रेंड्स कौन सी ऐसी बुक रहेगी जिससे हमें टीआरई 4 के लिए ज़्यादा लाभ होगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, देखिए अगर आप केवल एक ही बुक पढ़ते हैं, तो फ्रेंड्स देखिए आप कम प्रश्नों को कवर कर पाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स देखिए, अगर देखिए आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, देखिए अभी टीआरई 4 नहीं आने वाला है, लगभग अप्रैल या मई के मंथ तक लगभग आपका टीआरई 4 आएगा, जिसमें कि फ्रेंड्स पीआरटी के ज़्यादा वैकेंसीज होने की मतलब यहाँ पे सूचना मिल रही है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने थंबनेल में देखा होगा कि जियोग्राफी के सारे प्रश्न आपके एससीईआरटी और एनसीईआरटी से मिले हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, सभी प्रश्न बताएंगे, और फ्रेंड्स कौन कौन से प्रश्न आपके एनसीईआरटी में नहीं हैं उन प्रश्नों को भी बताएंगे। ठीक है, तो सभी जियोग्राफी के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी के पेज के स्क्रीनशॉट के साथ में। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, बहुत मेहनत लगता है आपके सभी प्रश्नों को के जो है कि किस बुक में और एनसीईआरटी के किस पेज पर है। तो फ्रेंड्स थोड़ा था मेहनत तो लगती है। तो फ्रेंड्स बस आपको कुछ नहीं करना है। अगर फ्रेंड्स अगर हमारी क्लास पसंद आ जाए, तो फ्रेंड्स प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और फ्रेंड्स चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर वीडियो को, और फ्रेंड्स सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपका 39 नंबर का प्रश्न था, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर डायरेक्टली देखिए, बीपीएससी तो आंसर माना था संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप एनसीईआरटी 8th की एनसीईआरटी के पेज नंबर अगर आप 18 और 19 नंबर के पेज को खोलेंगे, तो देखिए फ्रेंड्स इसमें तो जानकारी दी ही गई है नीचे, लेकिन फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर देखिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से यहाँ पर दिया गया है शब्दावली में कि राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक परितंत्रों की पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए होता है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी था। और फ्रेंड्स देखिए, यह क्लास 8th की एनसीईआरटी के पेज नंबर 18 और 19 को अगर आप खोलेंगे, तो फ्रेंड्स यह प्रश्न आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पारिस्थितिकी एकता की रक्षा के लिए। ठीक है, तो केवल जंतु को नहीं, और केवल पादप जात को नहीं, यहाँ पे जंतु और पादप जात संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो यह आपने देखा कि एनसीईआरटी के किस क्लास के और किस पेज पर यह आपका प्रश्न अवेलेबल था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर देखिए फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न हम नहीं कह रहे हैं कि किसी अन्य बुक में नहीं मिले पाएंगे। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि अन्य बुक में आपको नहीं मिलेंगे, वो केवल एनसीईआरटी में ही मिलेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, आपके पास पर्याप्त टाइम है। आप क्या करिएगा कि फ्रेंड्स आप देखिए एनसीईआरटी मंगा लीजिए,
6 टू 8 तक, ठीक है? 6 टू 8 तक या तो फ्रेंड्स 6 टू 12 तक मँगा लीजिए। और फ्रेंड्स देखिए एनसीईआरटी क्या है, बहुत ही पतली-पतली होती है, ठीक है? तो वो आपको पढ़ने में भी अच्छा रहेगा। और फ्रेंड्स देखिए 6 टू 12 तक अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, तो आप क्या करेंगे कि 2 महीने में या 1 महीने में आप इसको क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? और फ्रेंड्स मार्कर से आप क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी का जो है कि नोट्स बढ़िया तरीके से बना सकते हैं। और फ्रेंड्स एक बढ़िया सामान्य ज्ञान देखिए एनसीईआरटी तो पढ़ लेंगे, 1 महीने में आप पूरा ख़त्म कर देंगे, ठीक है? और फ्रेंड्स आपको क्या करना है, तो आपको एक और सामान्य ज्ञान देखिए हम ज़्यादा बुक को प्रेफ़र नहीं करेंगे आपको, आप लूसेंट का भी सहयोग ले सकते हैं, ठीक है? लूसेंट बढ़िया बुक है, अगर आपके पास लूसेंट नहीं है, क्राउन है या फ्रेंड्स कोई भी सामान्य ज्ञान की अगर बुक है, तो फ्रेंड्स उसको भी आप पढ़िएगा। और 6 टू 12 तक आप एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िएगा। देखिए अगर आप इतना कर लेते हैं, और फ्रेंड्स हम पिछले वीडियो में यह भी बताए थे कि इतना पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, या तो एडिटेरिया की लाएँगे प्रैक्टिस सेट, या तो फ्रेंड्स लक्ष्मी प्रकाशन का अगर आप लाएँगे प्रैक्टिस सेट, और लास्ट समय में उसको पूरा अगर प्रश्नों को बना लेते हैं, और फ्रेंड्स जो घटना चक्र का हम बताए थे, बीपीएससी का पूर्वावलोकन, आप उसको बना लेते हैं, तो फ्रेंड्स देखिए टीआरई 4 में आप बढ़िया स्कोर करेंगे और फ्रेंड्स सिलेक्शन ज़रूर लेंगे, ठीक है? देखिए यह प्रश्न आपके अदर बुक में भी मिल जाता है, लेकिन फ्रेंड्स हम आज सिर्फ एनसीईआरटी से बताए हैं। तो देखिए यहाँ पर ग्रीनविच मध्य समय जीएमटी से भारतीय मानक समय आईएसटी कितना आगे है, तो देखिए फ्रेंड्स 5.5 घंटा आगे है। बात करेंगे कि सर यह एनसीईआरटी में किस किस क्लास में है, तो देखिए 6 क्लास में है एनसीईआरटी, और पेज नंबर किस पे है, और 6 क्लास में अगर आप जियोग्राफी के खोलेंगे बुक को एनसीईआरटी के, तो उसमें पेज नंबर अगर 14 पे अगर आप जाएँगे, तो देखिए फ्रेंड्स भारतीय मानक समय ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से 5.5 घंटा आगे है। तो यह भी प्रश्न देखिए आपके एनसीईआरटी से था, ठीक है? यह अदर बुक में भी मिल जाएगा, लेकिन फ्रेंड्स हम लोग सिर्फ़ आज एनसीईआरटी की बात करने वाले हैं, ठीक है? अब फ्रेंड्स आगे अगर हम लोग जाएँगे तो देखेंगे यहाँ पर ओज़ोन O3 के बारे में कुछ तथ्य, ठीक है? तो देखिए एनसीईआरटी में देखिए ये लड़की का भी यहाँ पे चित्र दिया गया है, और इसमें बताया गया है सभी कि कौन-कौन सी गैसें कितनी मात्रा में, कितनी प्रतिशत मात्रा में यहाँ पर हमारे वायुमंडल में हैं। तो देखिए नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, अन्य सभी 0.04%, आर्गन 0.93%, और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, ठीक है? तो इससे भी आपका प्रश्न बन सकता है कि कौन सी गैस वायुमंडल में कितनी परसेंटेज है। और देखिए बात करेंगे हम लोग ओजोन O3 के बारे में कुछ तथ्य। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप 11 की एनसीईआरटी खोलेंगे, पेज नंबर 71 खोलेंगे आप, तो बिल्कुल यह प्रश्न आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर तापमान स्थिर होने के कारण इसे क्षोभ सीमा कहा जाता है। समताप मंडल इसके ऊपर 50 किमी की ऊंचाई पर पाया जाता है। समताप मंडल का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इसमें ओजोन परत पाई जाती है। यह परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी को ऊर्जा के तीव्र तथा हानिकारक तत्वों से बचाती है, ठीक है? तो देखिए इसमें आप इसको भी देख सकते हैं। यह आपके एनसीईआरटी से ही प्रश्न था, ठीक है? और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी क्या है, ठीक है? तो देखिए फिर से वही बात है कि सर यह प्रश्न तो हमें अन्य बुक में भी मिल जाएगा। देखिए आप महेश कुमार बड़वाल सर की एनसीईआरटी का सार संग्रह, उसमें भी यह प्रश्न मिल जाएगा। यह प्रश्न आपके लूसेंट में भी मिल जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स बात हम लोग सिर्फ आज एनसीईआरटी की करेंगे कि हाँ, सच में यह सभी प्रश्न एनसीईआरटी से ही बनते हैं, ठीक है? देखिए बीपीएससी आपके लूसेंट बुक को देख के कतई नहीं बनाता है, ठीक है? भले लूसेंट क्या है कि एक भरोसाजनक बुक है, आज से लगभग 20-25 साल पहले से आ रही है। फ्रेंड्स देखिए बहुत ही रामबाण बुक है, ठीक है? लेकिन कुछ ऐसा प्रश्न है जो कि बीपीएससी एनसीईआरटी से ही प्रश्न बनाता है। तो फ्रेंड्स उससे अगर आप लूसेंट से पढ़े रहेंगे, तो कुछ प्रश्नों को आप शायद सुने भी ना हो, ठीक है? तो इसलिए टाइम बहुत ज़्यादा है आपके पास, आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, ठीक है? देखिए पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी, देखिए आंसर क्या था? अपसौर था।
यहाँ पर देखिए यह 11वीं क्लास के एनसीईआरटी जब बुक खोलेंगे ज्योग्राफी की, तो पेज नंबर 73 पे यह प्रश्न आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए अधिकतम 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर होती है, इसको अपसौर कहते हैं। और यहाँ पर देखिए 15 से यहाँ पर यह कम है, 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर दूर होती है, इस स्थिति को उपसौर कहा जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आप एनसीईआरटी पढ़े रहेंगे या फ्रेंड्स पढ़ेंगे तो ज़रूर आपको लाभ होगा। और अगर आप एनसीईआरटी बढ़िया से पढ़ लेते हैं, 60 नोट बना लेते हैं, तो लास्ट समय में आपको सिर्फ रिवीजन करना हो रहेगा। और फ्रेंड्स देखिए टाइम बहुत ज़्यादा है, चूँकि आप लुसेंट को भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए लुसेंट से आपके जियोग्राफी से भी बहुत प्रश्न मिले हैं। और फ्रेंड्स कुछ बहुत से प्रश्न देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, अगर आप लुसेंट से पढ़ते हैं तो बहुत सारे प्रश्न आपके लुसेंट से भी मिले हैं। लेकिन फ्रेंड्स देखिए हम एनसीईआरटी की बात करेंगे आज, तो इसलिए हम एनसीईआरटी के यहाँ पर देखिए शांत घाटी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है। अब फ्रेंड्स देखिए एनसीईआरटी क्या है कि कुछ राज्यों का यहाँ पे अपने अंदर एनसीईआरटी में उल्लेख है, कुछ राज्यों का, ठीक है। तो उसमें केरल भी है, और केरल राज्य के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर साइलेंट वैली पश्चिम घाट में अवस्थित है। यह स्थान जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। यूएनओ ने इसकी विशेषता को विश्व स्तरीय पर बताया। देखिए केरल को गुड्स ऑन कंट्री भी कहा जाता है। तो देखिए यह भी प्रश्न बन सकता है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में दिया है कि गुड्स ऑन कंट्री किसको कहा जाता है, तो केरल को कहा जाता है। अगर आप सेवेंथ की एनसीईआरटी खोलेंगे, सेवेंथ की एससीईआरटी खोलेंगे पेज नंबर 81 पे, तो फ्रेंड्स बिल्कुल आपको यह प्रश्न मिल जाएगा। अब बात करेंगे फ्रेंड्स आगे कि सर ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है। देखिए फिर से वही बात है, यह प्रश्न आपको बिल्कुल लुसेंट में भी मिल जाएगा, जो नीचे हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स चूंकि बीपीएससी एनसीईआरटी और एससीईआरटी से प्रश्न, देखिए फ्रेंड्स आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। एससीईआरटी और एनसीईआरटी में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। देखिए अगर आप पढ़ेंगे अदर कोई राज्य, बिहार को छोड़ के कोई अदर राज्य की, देखिए एससीईआरटी का मतलब ये होता है कि एनसीईआरटी तो उसमें रहता ही है, लेकिन फ्रेंड्स उस विशेष राज्य के बारे में भी देता है। तो देखिए चूँकि आप बिहार शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स अगर आप बिहार के एससीईआरटी बुक्स को पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत से बिहार के बारे में भी वहाँ पर दिया गया है। जैसे पुरानी बिहार की सबसे पुरानी नदी, तो उसके बारे में भी वहाँ पर बिहार के एससीईआरटी में दिया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए एससीईआरटी और एनसीईआरटी में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ते हैं और कोई एक अन्य बुक जनरल नॉलेज की सामान्य बुक पढ़ लेंगे, तो फ्रेंड्स आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे अगर जूम करेंगे, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है क्रेटर, देखिए, और सबसे लास्ट वाला जो है उत्पाद है गैसों व राख वाला। तो यही आपका यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी के, अगर क्लास 6 के एनसीईआरटी के पेज नंबर 13 पे जाएंगे, तो बिल्कुल यहाँ पे यह प्रश्न आपको, देखिए गैस या धुआं सबसे अंतिम उत्पाद है, और स्टार्ट यहाँ से होता है, और एंड इसका यहाँ पर होता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर यह धुआंरे आपका आंसर हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स यह प्रश्न आपके लुसेंट में भी है। देखिए हम लुसेंट का स्क्रीनशॉट लिए हैं। यहाँ पर देखिए लुसेंट के बारे में देखिए ज़्यादा कुछ यहाँ पर देखिए सबसे साफ साफ दिया है कि ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था के प्रतीक हैं। तो फ्रेंड्स देखिए बिल्कुल आपका यह प्रश्न लुसेंट से भी फंस जाएगा, और फ्रेंड्स आपके एनसीईआरटी में भी इसका उल्लेख है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग आगे थोड़ा सा देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यह 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का संबंध, देखिए आपके जियोग्राफी में यह प्रश्न पूछा गया था, क्योंकि इसका उल्लेख आपके एससीईआरटी और एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। तो देखिए इस प्रश्न को हम आपको बता दे रहे हैं। इसका देखिए द्वितीय विश्व युद्ध का अंत, इससे कोई इसका रिलेशन नहीं था।
पृथ्वी ग्रह पर नाभिकीय हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध, देखिए इसका भी कोई मतलब ज़्यादा उल्लेख नहीं है, तो इसलिए हम इस विकल्प को भी नहीं मान सकते हैं। और देखिए सही बात है, वातावरण से संबंधित जागरूकता, इसके बारे में आपको हम 2 पॉइंट बताएँगे। देखिए 1 पॉइंट यह है और 1 पॉइंट यह है। देखिए पृथ्वी दिवस एक वार्षिक आयोजन है, जिसे 22 अप्रैल को दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए आयोजित किया जाता है, ठीक है? इसकी स्थापना सीनेटर देखिए इसको आप याद रखिएगा, शायद आगे प्रश्न बन जाए और फ्रेंड्स आपको पता हो और आपका एक प्रश्न सही हो जाए, इसलिए देखिए इसको आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। इसकी स्थापना सीनेटर जेराल्ड नेल्सन ने 1970 में एक पर्यावरण शिक्षा के रूप में किया था। तो देखिए वातावरण से संबंधित जागरूकता, बिल्कुल आप इसको प्रश्न को मार सकते थे, ठीक है? तो अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे, देखिए कौन-सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है? तो इसमें उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब बात करेंगे कि सर यह एनसीईआरटी के कहाँ पर दिया गया है, तो देखिए 8th क्लास 8th की अगर आप एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों खोलेंगे, देखिए दोनों में है, ठीक है? लेकिन अगर आप एससीईआरटी के पेज नंबर 13 पे यह प्रश्न आपको मिल जाएगा और यह प्रश्न बिल्कुल आपके एनसीईआरटी में भी अवेलेबल है, ठीक है? देखिए नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन और अनवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन, ठीक है? तो देखिए अनवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन, तो देखिए कोयला तो होगा नहीं, ठीक है? नवीकरणीय में देखिए अनवीकरणीय है, पेट्रोलियम भी नहीं होगा और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए यहाँ पर तथा प्राकृतिक गैसें, ठीक है? तो यह भी नहीं होगा और बिल्कुल इसका आंसर देखिए अब यहाँ पर थोड़ा-सा और ऊपर आएँगे, तो देखिए जल, मृदा और लापरवाही से किया गया, ठीक है? तो मतलब देखिए जो पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, मतलब जो जिनका मतलब देखिए पुनः पूरित नहीं हो सक मतलब पुनः प्राप्त नहीं हो सकता है, वो नवीकरणिक होता है और जो पुनः प्राप्त हो जाता है, वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है पुनः पूरित होने में हज़ारों वर्ष लग जाते हैं, ठीक है? तो उसको अनवीकरणिक कहते हैं, ठीक है? तो यह प्रश्न देखिए क्लास 8th की एससीईआरटी के पेज नंबर 13 पे यह प्रश्न आपको मिल जाएगा। देखिए अब आप देखिए यह प्रश्न आपके लूसेंट से भी मिल जाएगा। अब बात करेंगे यहाँ पर इन दोनों प्रश्नों की। देखिए दोनों प्रश्न हम एक साथ इसलिए रखे हैं क्योंकि एनसीईआरटी में यह दोनों प्रश्न नहीं मिले हैं, ठीक है? और फ्रेंड्स देखिए इसीलिए हम इन प्रश्नों को रखे हैं क्योंकि एनसीईआरटी में यह नहीं मिला है, एससीईआरटी में भी साफ तरीके से नहीं मिला है, ठीक है? लेकिन यह प्रश्न अगर आप कोई जैसे सामान्य ज्ञान जैसे कोई ले लें, लूसेंट ले लें या क्राउन की ले लें या महेश कुमार बड़वाल सर की ले लें, तो शायद यह प्रश्न आपको उनमें मिल जाए, ठीक है? तो इसीलिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी के साथ-साथ आपके पास अगर टाइम है, तो आप अदर बुक्स भी पढ़ सकते हैं, ठीक है? अब फ्रेंड्स देखिए अब हम लोग आगे थोड़ा-सा जाएँगे तो देखेंगे वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्च स्रोत। देखिए यह भी प्रश्न आपका डायरेक्टली तरीके से एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स थोड़ा बहुत मतलब अगर आप एनसीईआरटी पढ़े रहेंगे, यह वाला चैप्टर वायुमंडल से संबंधित वाला, तो यह प्रश्न उसमें शायद आप मार सकें, ठीक है? लेकिन कुछ यहाँ पे देखिए इंटरनेट से यहाँ पे गूगल से हम यहाँ पे कुछ जानकारी आपको यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसका उल्लेख यहाँ पे एनसीईआरटी में डायरेक्टली डायरेक्टली तरीके से नहीं मिल पाया है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे समुद्री पौधे, ठीक है? समुद्री पौधे जीवन की नींव हैं, वे कई स्तर से फ़ायदेमंद हैं। देखिए यहाँ पे वे पृथ्वी के 50% से ज़्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए वो ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्च स्रोत तो समुद्री पौधे के प्रकाश संश्लेषण से, ठीक है? तो इसको आप कर सकते हैं, ठीक है? अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा-सा नीचे आएँगे तो देखेंगे वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है। देखिए अगर आप क्लास 11 की एनसीईआरटी का पेज नंबर अगर आप 80 खोलेंगे, तो यह प्रश्न देखिए जैसे एनसीईआरटी में ना कोई भी जैसे प्रश्न खत्म होता है, तो उसका एक्सरसाइज बनाता है। जैसे आप 6-7 में पढ़े होंगे, चैप्टर खत्म होता है तो उस चैप्टर से संबंधित कुछ प्रश्न बनते हैं जिसको हम अभ्यास प्रश्न बोलते हैं, ठीक है? तो देखिए यह प्रश्न बिल्कुल आपके क्लास 11 के पेज नंबर अगर 80 खोलेंगे, तो उसमें यह देखिए अभ्यास में बिल्कुल यहाँ पे देखिए
दीर्घ दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से। ठीक है, तो यह प्रश्न बिल्कुल आपका यहाँ पे क्लास 11 के एनसीईआरटी के पेज नंबर 80 से यह प्रश्न मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपका थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, चूंकि यह भी एनसीईआरटी से ही है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा अगर नीचे आएंगे तो देखेंगे निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है। ठीक है, अगर आप क्लास 12 का अगर एनसीईआरटी जियोग्राफी की खोलेंगे क्लास 12 की और पेज नंबर किस पे 71 पे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इंदिरा गांधी नहर के बारे में बढ़िया तरीके से दिया गया है। और यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो देखेंगे इंदिरा गांधी नहर, जिसे पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था, भारत में सबसे बड़े नहर तंत्रों में से एक है। और यही बिल्कुल प्रश्न आपका पूछा था। ठीक है, तो अगर आप क्लास 12 की एनसीईआरटी जियोग्राफी की पढ़े रहेंगे तो यह प्रश्न बिल्कुल आप बना पाएंगे। ठीक है, और यह प्रश्न आपको अदर सामान्य कोई जीके की बुक हो उसमें भी यह प्रश्न मिल सकता है, लेकिन बात हम लोग आज एनसीईआरटी की कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम लोग थोड़ा सा अगर आएंगे नीचे तो देखेंगे भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ठीक है, मतलब भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस राज्य के साथ लगती है। तो देखिए बिल्कुल बांग्लादेश के साथ लगती है। अगर आप क्लास 9th की एससीईआरटी का पेज नंबर अगर 106 खोलेंगे, बिल्कुल यह प्रश्न आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए सबसे लंबी जो है कि बांग्लादेश की है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कितना है सबसे ज़्यादा, 4096। ठीक है, तो बिल्कुल यह प्रश्न आपके 9th के एससीईआरटी के पेज नंबर 106 पे बिल्कुल यह मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप बिहार के स्टूडेंट हैं तो फिर या आप कहीं के भी स्टूडेंट हैं, आप एक नज़र देखिए, आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, देखिए 4-5 महीने बाद ही आपका टीआरई 4 आने वाला है, आएगा कन्फर्म। ठीक है, जिसमें पीआरटी की सबसे ज़्यादा सीटें होंगी। ठीक है, तो उसको देखिए आप एससीईआरटी पर भी एक नज़र डाल लीजिए, एनसीईआरटी पर भी एक नज़र डालिए। और फ्रेंड्स अभी आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है और लास्ट टाइम में आपको बस प्रैक्टिस करना है और रिवीजन करते रहना है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखेंगे यह 4 प्रश्नों को हम एक साथ रखे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स यह डायरेक्टली आपको जो है कि देखिए यह तो कॉमन प्रश्न था, आपके एनसीईआरटी में भी है, इसको आप मार सकते हैं। ठीक है, वन रोपण, क्योंकि बाढ़ को रोकने के लिए। देखिए अगर चराई का मतलब क्या है, अगर आप जैसे घास उगी है, ठीक है, पेड़ पौधे हैं, अगर आप इसको पशुओं के द्वारा चराई कर देंगे तो देखिए ये जड़ें जो होती हैं पौधों की या पेड़ों की, तो यह मिट्टी को दबाए रखती है। ठीक है, तो बाढ़ में पौधे अगर रहते हैं तो मिट्टी का बहाव कम होता है। ठीक है, तो इससे बाढ़ रोकने की उत्तम विधि चराई बिल्कुल नहीं है। चराई करेंगे तो बिल्कुल बाढ़ को रोक नहीं पाएंगे। ठीक है, और वनोन्मूलन भी नहीं होगा। और फ्रेंड्स देखिए वन रोपण करेंगे तो हमारा क्या होगा, जो है कि बाढ़ को रोकने की यह उत्तम विधि हो सकती है। ठीक है, तो यह तो हमारा हो गया। देखिए और यह पवित्र क्षेत्र, देखिए चीन का पवित्र क्षेत्र, देखिए यह अगर आप अखबार अखबार चाहे पढ़ते होंगे न्यूज व्यूज, तो उसमें बहुत बार देखे होंगे कि पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है किस क्षेत्र को। देखिए चीन के पवित्र क्षेत्र ताइवान में यह कार्य हुआ। ठीक है, तो यह बहुत ही फेमस प्रश्न है आईएसपीसीएस का, और बीपीएससी अपने बीपीएससी के एग्जाम में बार बार पूछती है। देखिए यह बीपीएससी के प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। ठीक है, इसलिए फ्रेंड्स इस प्रश्न को यहाँ पर पूछा गया है। और इस यह तो आपके लुसेंट बुक में मिल जाएगा। और देखिए एनसीईआरटी में भी यह प्रश्न दिया गया है, शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों वर्षा होने का कारण। तो फ्रेंड्स देखिए यह लुसेंट में भी मिल जाएगा, एनसीईआरटी में भी है, लेकिन एनसीईआरटी में क्या है कि डायरेक्टली तरीके से नहीं दिया गया है, उसमें मानचित्र के माध्यम से समझाया गया है। और यह वाला भी प्रश्न आपके एनसीईआरटी में नहीं है, जिसका आंसर उपर्युक्त में से एक से अधिक था। ठीक है, अब हम लोग फ्रेंड्स थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो देखेंगे भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवन के जंगल पाए जाते हैं। यह प्रश्न, इसका आंसर बीपीएससी मध्य प्रदेश मानी है, जो कि बिल्कुल सही है। और यहाँ पे अगर आप 12th की एनसीईआरटी के पेज नंबर अगर 87 पे जाएंगे ज्योग्राफी में, तो यह प्रश्न का आंसर आपको यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर होगा। देखिए यहाँ पर देखिए उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, देख ठीक है, तो देखिए इन्हीं को कहा जा रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे थोड़ा सा नीचे तो देखिए सागौन। ठीक है, सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। और
जो है कि बीपीएससी यही प्रश्न पूछा था, ठीक है। तो अगर आप देखिए पढ़े रहेंगे तो बिल्कुल आप प्रश्नों से परिचय अच्छे तरीके से रहेंगे और प्रश्न को आप बना पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 140 नंबर का प्रश्न है, और निम्न में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए इसको अगर देखिए निम्न में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, ठीक है। तो देखिए यह क्लास 6 के एनसीईआरटी में भी है और एससीईआरटी में भी अवेलेबल है यह प्रश्न। देखिए ऊपर ही यहाँ पर अगर क्लास 6 के एनसीईआरटी के पेज नंबर अगर 13 पे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए यह परियोजना बिहार की सबसे पुरानी और पहली नदी घाटी परियोजना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सोन नदी के बारे में भी यहाँ पर एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है। तो इन नदियों के बारे में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शायद आगे प्रश्न बन जाए, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर गंडक नदी परियोजना, देखिए उसी के नीचे दिया गया है 2 नंबर का। सबसे पहले कौन सा दिया गया था, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया था, सोन नदी परियोजना यहाँ पर दिया गया था, ठीक है। और यहाँ पर देखिए यह थोड़ा सबसे पहले आपको बता दें कि देखिए बीपीएससी अपने फाइनल आंसर की में क्या माना था, दामोदर नदी घाटी परियोजना माना था, जो कि फ्रेंड्स दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना कब हुई थी, 1948 में हुई थी, ठीक है। और फ्रेंड्स सोन नदी की स्थापना जो है कि सोन नदी की स्थापना कब हो गई थी, तो 1884 में हो गई थी, ठीक है। अगर भारत की पूछता कि भारत की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन है, तो दामोदर को हम फ्रेंड्स मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन बीपीएससी यहाँ पर गलती किया है और अपने फाइनल आंसर की में क्या माना है, दामोदर नदी घाटी परियोजना मान लिया है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा था, बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना, यहाँ पर भारत नहीं पूछा है, बिहार की पूछा है, इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर सोन हमारा आंसर होता, ठीक है। लेकिन बीपीएससी यहाँ पर एक गलती की है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यह क्लास 6 के एनसीईआरटी के पेज नंबर 13 पे जाएंगे तो मिल जाएगा, और शायद आगे पूछ दे। यहाँ पर देखिए पहला तो सोन दिया था, लेकिन यहाँ पे गंडक नदी घाटी परियोजना, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फ्रेंड्स इसके नीचे क्या दिया हुआ है, तो ये आप देखिए अभी गंडक का ही है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर कोसी नदी घाटी परियोजना, इसके बारे में भी शायद प्रश्न बन जाए टीआरई 4 में, ठीक है। आप कोई भी एग्जाम दें, ठीक है, 9 to 10th 11 12 या तो फ्रेंड्स टीजीटी पीजीटी कोई भी एग्जाम दे, शायद इनसे प्रश्न बन जाए, तो आप इनको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखिए निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले महावीर भगवान बिहार यह सुमेलित नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स बिहार में सिर्फ एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, उसको आप नोट डाउन करेंगे, महर्षि वाल्मीकि, ठीक है। वाल्मीकि जो है कि राष्ट्रीय उद्यान क्या है, बिहार का इकलौता राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। और फ्रेंड्स यही हमारा आंसर था। और अगर आप एससीईआरटी के क्लास 10th के अगर एससीईआरटी के पेज नंबर अगर 59 पे जाएंगे तो इसमें सभी यहाँ पर दे दिया गया है, राष्ट्रीय जितने भी उद्यान हैं इनके बारे में यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है। और आप अगर देखिए एससीईआरटी पढ़े रहेंगे क्लास 10 की, ठीक है, तो इसमें देखिए तमिलनाडु, ठीक है। तो तमिलनाडु के यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए तमिलनाडु, ठीक है। तो तमिलनाडु का यहाँ पर गोंडी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए तमिलनाडु का गोंडी दिया गया है, ठीक है। तो यह तो बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन पूछा क्या है प्रश्न, कौन सा एक सही सुमेल नहीं है, ठीक है। लेकिन यह तो सही सुमेल है, तो यह तो हमारा बिल्कुल सही है, और नहीं पूछा गया है प्रश्न में। तो यहाँ पर देखिए मेघालय, ठीक है। तो मेघालय की बात करेंगे तो देखिए मेघालय यहाँ पर जाएंगे तो असम में देखिए क्या है, मेघालय में क्या है, बलपक्रम, ठीक है। तो बलपक्रम यहाँ पर जाएंगे, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर असम में बलपक्रम दिया गया है, ठीक है, क्योंकि मेघालय यहाँ पे असम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर महावीर, और देखिए बिहार में क्या है कि एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, महर्षि वाल्मीकि, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया है, भगवान महावीर, तो यही हमारा सुमेलित नहीं था और यही हमारा आंसर था, ठीक है। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा अगर आप नीचे आएंगे तो देखेंगे छितरे हुए बनों वाले घास के मैदान कहलाते हैं। तो देखिए कॉमन साइंस है, वर्षा वाले जो वन होंगे वहाँ उसको क्या कहेंगे, तो सदाबहार वन कहेंगे, ठीक है, सदाबहार वन, ठीक है। और कृषि वन, तो यह घास की इसका कोई वो है ही नहीं संबंध, ठीक है।
अब सवाना बिल्कुल आप ट्रिक कर सकते हैं। जब आप क्लास 7th की एनसीईआरटी अगर आप पढ़े रहेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा-सा अगर आप ज़ूम करेंगे तो देखेंगे घास स्थल, ठीक है? और घास स्थल में आप ध्यान से थोड़ा-सा देखिए, थोड़ा यहाँ पर देखिए उष्णकटिबंधीय घास स्थल। ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंध क्षेत्रों तक फैल जाते हैं, ठीक है? फैले हैं। यहाँ वनस्पति निम्न मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। यह घास काफ़ी लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी प्रकार का है। अब आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, बहुत ही छितरे हुए वन है। मतलब छितरे हुए का मतलब फ्रेंड्स दूर दूर होते हैं, ठीक है? दूर दूर होते हैं। एक पेड़ यहाँ हो जाएगा तो एक पेड़ 2-4 किलोमीटर दूर हो जाएगा, 1.5 किलोमीटर दूर, 1 किलोमीटर, मतलब पास पास में नहीं होते हैं। इसमें ज़्यादा आपको घास ही घास दिखाई देती है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप पढ़े रहेंगे सवाना, तो बिल्कुल आप यहाँ पे मार सकते हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर देखिए अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी प्रकार का है, ठीक है? तो यह प्रश्न आपके बिल्कुल 7th एनसीईआरटी के पेज नंबर 43 से संबंध रखता है, ठीक है? मतलब है, ठीक है? तो फ्रेंड्स देखिए, आपको हम सभी प्रश्नों को बता दिए हैं कि कौन से प्रश्न आपके एनसीईआरटी के कौन से क्लास के कौन से पेज नंबर पे था, और फ्रेंड्स कौन से प्रश्न आपके एनसीईआरटी से नहीं मिला था। और फ्रेंड्स देखिए क्या-क्या आपको फॉलो करना है, सबसे पहले आप नोट डाउन करिएगा, ठीक है? देखिए टाइम बहुत पर्याप्त है, आप 6 से 12 तक आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, ठीक है? और फ्रेंड्स आप क्या करिएगा कि अभी से मंथली करंट अफेयर्स आप पढ़ते रहिए, ठीक है? करंट अफेयर्स आप डेली 1 घंटा पढ़िए और वो भी मंथली वाला पढ़िए, ठीक है? जैसे आप टारगेट बना लीजिए कि हमें अक्टूबर का करंट अफेयर्स आज पढ़ना है 1 घंटा, ठीक है? तो ऐसे आप करंट अफेयर्स अभी से पढ़ते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है? 6 से 12 तक आप एनसीईआरटी पढ़िए, करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए, और देखिए मैथ और रीजनिंग डेली लगाते रहिए, ठीक है? और बच जाता है आपका क्या, तो एनसीईआरटी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आप सभी सब्जेक्ट के पढ़ लीजिएगा, और आप देखिए लूसेंट को भी आप अच्छा अध्ययन करिए अभी से, ठीक है? तो इतना आप करिएगा। अभी आपको प्रैक्टिस की बुक नहीं लेनी है। आगे फ्रेंड्स आप जब लास्ट में जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो अब आप क्या करिएगा, सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है? तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। फ्रेंड्स देखिए बहुत ही मेहनत लगता है, चूँकि बुक्स को पढ़ना और फ्रेंड्स आपके प्रश्न को खोजना, ठीक है? और फ्रेंड्स मेहनत लगता है, इसलिए आप थोड़ा-सा अगर यहाँ पे हमारी मदद करें तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास भी शेयर ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे अलग क्लास के साथ में, ठीक है? तो जय हिंद।